22 जनवरी 2024 एक ऐसा दिन जिसके इंतजार में 500 सालों से न जाने कितनी पीढ़ियां खत्म हो गई। 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जिनका एक सपना था कि वो अयोध्या में राम मंदिर देखें। आज से 150 साल पहले न जाने कितने लोगों ने राम मंदिर की लड़ाई में अपनी जानें गंवा दी। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपने लाइफ के 50 साल कोर्ट कचहरी के मामले में बिता दिए। आइए इन सालों की हिस्ट्री को आज समझने की कोशिश करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज श्रेया एंड यू आर वाचिंग लीगल थीसिस। आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द लीडिंग केसेस एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट केसेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, अयोध्या डिस्प्यूट। अयोध्या डिस्प्यूट कितने सालों से चल रहा है और इसकी हिस्ट्री क्या रही है, आज हम हर एक चीज़ों को डिस्कस करने का ट्राई करेंगे। हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के बीच जो कहानी सामने आती है वो शुरू होती है 1528 से। 1528 में जब बाबर के कमांडर या सेनापति मीर बाकिर ने एक मस्जिद का निर्माण करवाया जिसका नाम पड़ा बाबरी मस्जिद। वहाँ के लोकल लोगों का ये मानना था कि ये जो मस्जिद है ये मंदिर को तोड़ करके उसके स्थान पर बनाया गया है। इसके बाद 150 साल बीत जाते हैं और कोई हलचल नहीं होती, क्योंकि ये वो समय था जब भारत में मुगल शासन चल रहा था। सन 1717 में मस्जिद के बनने के अप्रॉक्स 190 साल बाद राजा जय सिंह द्वितीय कोशिश करते हैं कि मस्जिद और उसके आसपास की जो जगह है वो उन्हें मिल जाए, परंतु ऐसा हो नहीं पाता। लेकिन वो मस्जिद के आसपास राम चबूतरा बनवा देते हैं जहां हिंदू आकर के पूजा कर सकते हैं। सन 1838 में एक ब्रिटिश सर्वेयर जिनका नाम था मॉन्टगोमेरी मार्टिन, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया कि ये जो पिलर्स हैं मस्जिद के, इनमें नॉन मुस्लिम पिक्चर्स हैं और हो सकता है कि इन्हें मंदिर से लिया गया हो। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद काफी हंगामा हुआ। हिंदुओं के दावे के बाद से विवादित जमीन पर नमाज के साथ साथ पूजा भी होने लग गई। हिंदू और मुस्लिम्स के बीच का पहला दंगा होता है 1853 से लेके 1859 के बीच। इन दंगों को रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट बीच में आती है और इस पूरे पार्ट को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। अंदर का जो हिस्सा था वो मुस्लिम यूज करेंगे और जो बाहर का हिस्सा था उसे हिंदूज यूज करेंगे। इसके बाद 1885 में पहली बार मामला कोर्ट पहुंचता है जब निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुबीर दास बाहर के एरिया में छत लगवाने की डिमांड करते हैं पूजा करने के लिए, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया। 1934 में अयोध्या में फिर दंगे हुए जिसमें बाबरी मस्जिद की एक दीवार टूट गई। हालांकि उसे बाद में फिर से बनवा दिया जाता है पर वहां नमाज बंद हो जाती है। ये वो दौर था जब भारत पर ब्रिटिश शासन था। देश की जनता प्रभु श्री राम के भक्त 400 साल बाद भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, वो भी उस वक्त जब ना देश में अपनी सरकार थी और ना ही मीडिया आजाद थी। इस बीच आता है वो समय जब देश आजाद हो जाता है। उस वक्त तक मस्जिद सिर्फ फ्राइडे को ही खुलती थी और राम चबूतरे पर श्री राम की मूर्ति थी जहां लोग पूजा करते थे। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट दिन, 23 दिसंबर 1949, जब मस्जिद के मेन हिस्से में भगवान श्री राम की मूर्ति रख दी जाती है। हिंदुओं का मानना था कि ये मूर्ति स्वयं प्रकट हुई है और वो लोग उस जगह की भी पूजा करने लग जाते हैं। सिचुएशन फिर से खराब होती है और गवर्नमेंट इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पूरे एरिया को क्लोज कर देती है, यानी कि पूरे एरिया पर बैन लगा देती है। अब ना ही हिंदू और ना ही मुस्लिम कोई भी अंदर जाने के लिए परमिटेड था। इस बैन को हटाने के लिए कई सारे सिविल केसेस भी फाइल किए गए। जैसे 1950 में महंत रामचंद्र दास ने एक केस फाइल किया ताकि हिंदू पूजा कर सके। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने एक केस फाइल किया जिसमें उन्होंने पूरे एरिया के मालिकाना हक के लिए वो केस किया। इसके 2 साल बाद 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी एक केस फाइल किया जिसमें उन्होंने मस्जिद के कंप्लीट पोजेशन की बात की। ये सभी केसेस जो फाइल किए गए थे उनके रिजल्ट्स भी धीरे धीरे आना शुरू हो गए। एक ऐसा ही रिजल्ट आया 1986 में जब फैजाबाद कोर्ट ने हिंदू को पूजा करने के लिए अलाउ कर दिया। 1989 में एक और केस फाइल किया गया रामलला विराजमान के नाम से, जिसमें फर्स्ट फ्रेंड ऑफ गॉड थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज देवकी नंदन और उनकी डेथ के बाद 2008 तक टीपी वर्मा और उनके बाद सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 2019 के आने तक वीएचपी लीडर त्रिलोकीनाथ पांडे। ये तीनों ही फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फ्रेंड ऑफ गॉड थे। अब ये फ्रेंड ऑफ गॉड होता क्या है? कोर्ट में जब भी किसी देवी या देवता को कोई इंसान लीगली रिप्रेजेंट करता है तो उसे हम कहते हैं फ्रेंड ऑफ गॉड। ये एक लीगल टर्म है।
आपको पता है इंडियन कोर्ट में हिंदू देवी देवता को रिप्रेजेंटेशन का राइट है। इन्हें जूरिस्टिक पर्सन कहा जाता है। जूरिस्टिक पर्सन वो होते हैं जो कि इंसान नहीं होते पर उन्हें इंसानों वाले हर एक राइट्स दिए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं जूरिस्टिक पर्सन। 1990 में मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालते हैं, जिसका बहुत ही प्रभावशाली रिजल्ट होता है। सिचुएशन और वर्स्ट हो जाती है, दंगे होने लग जाते हैं और आडवाणी जी को बिहार में ही अरेस्ट कर लिया जाता है। 1991 में मामले को और खराब होता देख ब्रिटिशर्स की ही तरह उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की जो सरकार थी उसने पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया, यानी कि फिर से पूरे एरिया पर अपना कंट्रोल लगा दिया। इस पूरे डिस्प्यूट में जो सबसे इंपॉर्टेंट डेट सामने आती है वो है 6 दिसंबर 1992, जब भारी संख्या में कर सेवकों ने अयोध्या पहुंचकर बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया और उसी जगह पर एक अस्थायी रूप से राम मंदिर बना दिया। इस घटना के करीब 1.5 घंटे बाद यूपी में राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। कल्याण सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस इंसिडेंट के बाद पूरे भारत में कई दंगे हुए। 16 दिसंबर 1992 को मस्जिद के तोड़फोड़ के सिलसिले में और स्थिति की जांच कराने के लिए एक कमेटी अपॉइंट की गई जिसका नाम था लिब्राहन कमेटी। अप्रैल 2002 में इस एरिया का मालिकाना हक डिसाइड करने के लिए इलाहाबाद कोर्ट में 3 जजेस की एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई। केस की सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा। ASI ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जिस जगह विवादित ढांचा था उसके नीचे मिले अवशेषों से ये कहा जा सकता है कि वहां पहले कभी हिंदू मंदिर हुआ करता था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने 30 सितंबर 2010 को जजमेंट दिया, जिसमें इस पूरे डिस्प्यूटेड एरिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। राम मूर्ति वाला जो पहला हिस्सा था वो गया रामलला विराजमान के हिस्से में, सीता रसोई भंडारा और राम चबूतरा जो था वो गया निर्मोही अखाड़ा के लिए, और जो तीसरा हिस्सा था वो गया सुन्नी वक्फ बोर्ड को। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस जजमेंट पे 9 मई 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। 2017 दिसंबर तक सुप्रीम कोर्ट के पास अप्रॉक्स 32 अपील जा चुकी थी अगेंस्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई शुरू की जनवरी 2019 से। इस केस की हियरिंग के लिए 5 जजेस की बेंच को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, जिसके मेंबर थे जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस S अब्दुल नाजीम, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े। सुप्रीम कोर्ट में 40 दिन की हियरिंग चलती है। 6 अगस्त से लेकर 14 अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट पार्टीज को मोल्डिंग ऑफ रिलीफ जमा करने के लिए भी कहती है। अब ये मोल्डिंग ऑफ रिलीफ का मतलब क्या होता है? इसका सिंपल मतलब ये है कि पार्टी ने जो क्लेम किया है यदि सुप्रीम कोर्ट उन्हें वो नहीं देती है तो उसके ऑल्टरनेटिव पे या उसके जगह पे उन्हें क्या चाहिए वो बताते हैं ये मोल्डिंग ऑफ रिलीफ में। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को क्रिटिसाइज किया और उस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये जजमेंट अनसस्टेनेबल है और इम्प्रैक्टिकल था। फर्दर 2019 में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में 2.77 एकड़ का जो बाबरी मस्जिद का पूरा लैंड था वो जाता है रामलला विराजमान को, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ की जमीन दी जाएगी और दोनों ही पार्टीज को उनकी लैंड सेम डे पर प्रोवाइड की जाएगी। ये था सुप्रीम कोर्ट का 2019 का जजमेंट अबाउट द अयोध्या डिस्प्यूट। क्या ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आइडियल था? आपको क्या लगता है? अगर मैं अपना ओपिनियन शेयर करूं तो इससे बेटर और इससे आइडियल जजमेंट कोई हो नहीं सकता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ केसेस में हमें लीगल फैक्ट्स देखने होते हैं, एविडेंसेस देखने होते हैं, हिस्ट्री देखनी होती है, लेकिन ये एक ऐसा केस था जहाँ पे लोगों की बिलीफ, लोगों की आस्था जुड़ी हुई थी और यहाँ पर दोनों ही पार्टीज को सोच करके सुप्रीम कोर्ट को ये जजमेंट देना था और मुझे लगता है ये जजमेंट बहुत ही करेक्ट था। आप अपने जो भी ओपिनियंस है कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो ये थी पूरी अयोध्या डिस्प्यूट की एक स्टोरी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही लीडिंग केस हो जाता है एक लॉ स्टूडेंट के लिए, इसीलिए आज हम इस डिस्प्यूट को डिस्कस कर रहे थे। तो आज के लिए बस इतना ही। होप यू वुड लाइक इट and you can share your views on the comment box.